से मैं आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ। तो सबसे पहले मैं तज़ीब अदब और इम्तियाज़ जी को शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आप लोगों के सामने मैं रूबरू हो पा रही हूँ। काव्य पाठ की मैं शुरुआत करूँ जी। मैं थोड़ी सी अपनी बात पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी अपनी कविताओं के बारे में। मैंने जो भी कविताएं लिखी हैं आज तक, मुझे लगता है कि अपनी अनुभूति स्वानुभूति की को शब्दों में उतारना ही कविता होती है, और इसीलिए मेरी कविता बहुत सीधी सादी है। जो मैंने महसूस किया उसे ही कविता के रूप में ढाल दिया है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सुने, अपना वक्त इसे दें। रविशंकर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, सरफराज अहमद जी और इम्तियाज़ जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको शुक्रिया पहले ही अदा कर चुकी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। और मैं स्त्री विमर्श की कविताएं कुछ आपके सामने लेकर आ रही हूँ। एक कविता मैं सुना रही हूँ, औरतें रसोई में खेत में। औरतें रसोई में खेत में, ये शीर्षक है मेरी कविता का। औरतें रसोई में बिता देती हैं ज़िंदगी। औरतें रसोई में बिता देती हैं ज़िंदगी, रोटियां बेलते सेंकते। घर का कोई पुरुष झांकता तक नहीं। वर्जित क्षेत्र है रसोई पुरुषों के लिए। वर्जित क्षेत्र है रसोई पुरुषों के लिए, और कुछ वर्जनाएं बड़ी ईमानदारी से ये पुरुष निभाते हैं। कुछ वर्जनाएं बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं ये पुरुष। सब्जियां छीलते काटते औरतें काट लेती हैं उंगली हंसुए की तेज धार से। पुरुष लापरवाही जताते उंगली से टपकते खून को अनदेखा कर देते हैं। औरतों के अंग से बहता खून बहुत मायने नहीं रखता पुरुषों के लिए। औरतों के अंग से बहता खून बहुत मायने नहीं रखता पुरुषों के लिए। औरतें पानी की तेज धार के नीचे खून को धो। औरतें पानी की तेज धार के नीचे खून को धो। कटी उंगली को मुंह में भींच, उंगली के झक सफ़ेद होने तक चूसती जाती हैं उन्हें, तब तक कि उन्हें यकीन न आ जाए कि कतरा भर खून भी जाया नहीं हुआ, कि कतरा भर खून भी जाया नहीं हुआ। औरतें सावन में घुटनों तक खेत के कीचड़ पानी में धंस रोपती हैं धान के बीजड़े। औरतें सावन के महीनों में खेत के कीचड़ पानी में धंस रोपती हैं धान के बीजड़े। कमर दोहराए क्यारियों में रोपनी करती औरतें जैसे कसीदे काटती होती हैं पानी पर। रोपनी करती औरतें जैसे कसीदे काटती होती हैं पानी पर। एक भी धागा न ढीला न कसा, एक भी धागा न ढीला न कसा। दर्द में पिराती अपनी कमर सीधा नहीं करती ये औरतें। दर्द में पिराती अपनी कमर सीधा नहीं करती ये औरतें। जब तक टोकरी के बीजड़े ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक टोकरी के बीजड़े ख़त्म नहीं हो जाते, उस वक्त भी खेत के आसपास नहीं होता एक भी पुरुष। उस वक्त भी खेत के आसपास नहीं होता एक भी पुरुष। रंग साड़ी को घुटनों तक उठाए, फटे पल्लू को छाती पर कसकर लपेटे, अन्नपूर्णा का रूप धरे ये औरतें। इंद्रदेव का आह्वान जब कर रही होती हैं, तब भी वहाँ पुरुष नहीं होते। अन्नपूर्णा का रूप धरे ये औरतें। इंद्रदेव का आह्वान जब कर रही होती हैं, तब भी वहाँ पुरुष नहीं होते। औरतें चूल्हा चौका समेटती, बुझती लकड़ी का धुआं अपनी छाती में भरे खटिया पर निढाल गिरने को होती है। वही पुरुष जो दिन भर न उनके आसपास
न उनके साथ नहीं था। खटिया पर करवटें बदलते उनकी राह तकते होते हैं। जो दिन भर वही पुरुष जो दिन भर उनके आसपास न उनके साथ कहीं थे, खटिया पर करवटें बदलते उनकी राह तकते होते हैं। ये है स्त्रियां और स्त्रियों की एक सामान्य कहानी। हर औरत की ज़िंदगी में वही रसोई, वही रोटी, वही वो किसान की पत्नी हो या गृहस्थ की पत्नी हो, सबकी ज़िंदगी की एक ही कहानी है। अभी मैं देख रही हूँ रीता सहाय, बख्तियार नवाज जी भी जुड़ चुके हैं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दूसरी कविता सुनाऊं? ये भी स्त्री विमर्श से ही है। और स्त्रियों का क्या अपना कोई घर होता है? पहले मायके का घर, फिर ससुराल का घर, फिर बेटी का घर, लेकिन उसका अपना घर कहाँ होता है? इसी हकीकत को मैंने अपने इस कविता में उतारा है। गज़ाला तबस्सुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई, मेरा हौसला बढ़ा आपके आने से। मेरी दूसरी कविता, स्त्री का अपना घर। कल मैं उस घर में थी, सबने कहा यह तुम्हारा ही घर है। कल मैं उस घर में थी, सबने कहा यह तुम्हारा ही घर है। मैं अपनेपन से झाड़ती रही, उसे पोंछती रही, दीवारों की धूल को मैं पलकों से बुहारती रही। खुश होती रही कि यह मेरा घर है। खुश होती रही कि यह मेरा घर है। उसके कुछ ही दिनों के बाद मैं एक और घर में थी। उसके कुछ ही दिनों के बाद मैं एक और घर में थी। खुला हवादार चमकती फर्श, सजे सजाए कमरे, लकदक दीवारें, मन मसोसे, मैं घूमती रही उस घर में। सबने एक साथ एक ही आवाज़ में कहा यह तुम्हारा ही घर है। उदासी मायूसी को दरकिनार कर, उदासी मायूसी को दरकिनार कर, खुशी को मन में दबाए, मैं चमकते फर्श को और भी चमकाने लगी। धूल का तो नामो निशान नहीं था, फिर भी दीवारों को झाड़ती रही। कुछ ही दिन बीते होंगे, सब कहने लगे अब तुम्हें अपने घर जाना है। कुछ ही दिन बीते होंगे, सब कहने लगे तुम्हें अब अपने घर जाना है। और मैं बिना कुछ कहे यहाँ आ गई। यहाँ देखा, चौखट, दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवारें, छत, सब पर चुप्पी छाई थी। उसके बाद भी, अरसे बाद भी मुझे देख, अरसे बाद भी मुझे देख, कहीं कोई जुम्बिश नहीं हुई। सुबह के उजाले में मुझे दिखी खिड़कियों के फ्रेम में जमी धूल की परत। सुबह के उजाले में मुझे दिखी खिड़कियों के फ्रेम में जमी धूल की परत। चौखटों में चिपके मकड़ियों के महीन जाले, खड़ी दीवारों पर धूल चढ़ बैठी थी। न कमरे साफ सफाक, न चमकती फर्श, और न झाड़ी बुहारी दीवारें। पूरा घर जो बेजारी से बिटर बिटर मुझे यूं ही तक रहा था। न कमरे साफ सफाक, न चमकती फर्श, और न झाड़ी बुहारी दीवारें। पूरा घर जैसे बेजारी से बिटर बिटर मुझे यूं तक रहा था कि यकीन हो चला मुझे इस बार मैं अपने ही घर में आई हूँ। यही घर मेरा है, यही घर मेरा है। रेणु कुमारी जी, सुरभि कुमार, नरेंद्र शर्मा जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र शर्मा जी भी साथ में हैं। शुक्रिया इम्तियाज़ जी। और फिर मैं एक स्त्री के जीवन की एक कविता मैं सुना रही हूँ आपको। एक कोई दिन जीवन का। इम्तियाज़ जी सुनाऊं? चलिए मैं शुरू करती हूँ। कोई एक दिन जीवन का, ये मेरी कविता का शीर्षक है। और अब कविता शुरू करूँ मैं। कोई एक दिन जीवन का, कोई भी दिन,
कुछ ऐसा होता है कि कालिक से भी काला अंधकार, कुछ ऐसा होता है कि कालिक से भी काला अंधकार दिन के उजाले को तब्दील कर देता है रात में, दिन के उजाले को तब्दील कर देता है रात में। सूझती नहीं कोई राह, दिखती नहीं कोई बाट, खो जाती है सारी पहचान। जग हमसे अनजान, हम जग से अनजान। घटाटोप अंधेरा ही अंधेरा हर ओर, घटाटोप अंधेरा ही अंधेरा हर ओर। हताशा निराशा का न कोई ओर न कोई छोर। मैं तब भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ खुद को, मैं तब भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ खुद को। मैं तब भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ खुद को कि सुलगते चूल्हे पर स्त्री रांधती है जब भात, कि सुलगते चूल्हे पर जब रांधती है स्त्री भात। बटलोही के अधहन से पकते चावल की खदबदाहट हर स्त्री की सृजनात्मकता है। बटलोही के अधहन से पकते चावल की खदबदाहट हर स्त्री की सृजनात्मकता है। आज नहीं तो कल अधहन की खदबदाहट बटलोही पर रखी ढकनी को गिरा ही देगी। आज नहीं तो कल अधहन की खदबदाहट बटलोही पर रखी ढकनी को गिरा ही देगी। मन का ताप संताप बाहर आने की राह पा ही लेगी। मुझे अभ्यास है 9 महीने अनवरत अहर्निश ममता से भरी। जिस अजन्मे शिशु को निहारती रही मैं अपलक, नींद में भी भरी रही। जिस अनदेखे के अपनत्व से, नींद में भी भरी अनदेखे के अपनत्व से मेरी कुंठा मेरी निराशा रचेगी मेरे उसी अंश को। हमेशा वही मेरी पीड़ा मेरे दंश को, हरेगा वही मेरी पीड़ा मेरे दंश को। हर पल मैं गुजरूंगी प्रसव पीड़ा से, हर पल मैं गुजरूंगी प्रसव पीड़ा से। और हर बार जन्मेगी एक कविता, हर बार जन्मेगी एक कविता मेरी कोख से। धन्यवाद। अब अगली कविता पर मैं आऊँ। खुर्शीद सहर जी, शुक्रिया आपका, कविता आपने पसंद की। अमन जी, आपको भी कविता पसंद आई। और गज़ाला मेरी हौसला अफजाई के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ममता मिश्रा भी देख रही हैं, मुझे बड़ी खुशी है। अब स्त्री विमर्श पर ही लगातार मैं कविताएं सुना रही हूँ। बहुत छोटी छोटी 2 कविताएं हैं, क्या पहले उसको सुना दूँ? एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी मैंने, और ये कविता प्रकाशित भी हुई थी आहा ज़िंदगी में। मैं उसी कविता को आपके सामने पेश कर रही हूँ। महुए की मदालस गंध, ये बचपन की घटना है मेरी, वही कविता में उतरी है। महुए की मदालस गंध, नथनों में न जाने कब की भूली बिसरी मदालस महुए की गंध। नथनों में न जाने कब की भूली बिसरी मदालस महुए की गंध आज भी भर भर जाती है। चलती गाड़ी में बैठे निपट सुनसान कोलतार की सपाट सड़क पर, चलती गाड़ी में बैठे निपट सुनसान कोलतार की सपाट सड़क पर फड़क उठते थे नथुने एक अलस मीठी सी महक के सांसों से होकर भीतर उतरने तक। फड़क उठते थे नथुने एक अलस मीठी सी महक के सांसों से होकर भीतर उतरने तक। अनजानी थी वह गंध जो समेटे रहती थी अपने साथ सड़क से दूर बसे गांवों के उत्सव राग को ढोल की थापों में।
अनजानी थी वह गंध जो समेटे रहती थी अपने साथ सड़क से दूर बसे गाँवों के उत्सव राग को ढोल की थापों में उठते गिरते अनचिन्हे अनजाने गीतों के बोल उठते गिरते अनचिन्हे अनजाने गीतों के बोल कब आदिम चीख में बदल दौड़ते चले जाते भागती गाड़ी के साथ साथ उठते गिरते अनचिन्हे अनजाने गीतों के बोल कब आदिम चीख में बदल दौड़ते चले आते भागती गाड़ी के साथ साथ गीत एक तान पर पहुँच जैसे छूट जाती पीछे गीत एक तान पर पहुँच जैसे छूट जाती पीछे बसी रहती वही महुए की मदालस मीठी गंध बसी रहती वही महुए की मदालस मीठी गंध आज भी बसी है नासापूटों में कहीं आज भी बसी है नासापूटों में कहीं भीतर तक सहेज सहाय भीतर तक सहेज कर तहाए गुलाबी रुमाल में जज्ब गुलाबी रुमाल में जज्ब इत्र की मदिर गंध सी नथनों में आज भी बसी है नासापूटों में कहीं भीतर तक सहेज कर तहाए गुलाबी रुमाल में जज्ब इत्र की मदिर गंध सी नथनों में। बहुत छोटी सी कविता थी और एक कामकाजी स्त्रियों के ऊपर कैसे उनके ऊपर दोहरा बोझ होता है घर गृहस्थी बाहर के काम का इस पर। और ये आंखों देखी घटना है मेरी, उसी घटना को मैंने कविता में उतारा है। स्त्रियां कहीं से आए कहीं भी जाएं। स्त्रियां शीर्षक है ये, स्त्रियां कहीं से आएं कहीं भी जाएं। स्त्रियां कहीं से आएं कहीं भी जाएं। तनाव खींच झुंझलाहट की परत चिकने महीन फेस पाउडर की तरह चिपकी होती है उनके चेहरे पर। स्त्रियां कहीं से आएं कहीं भी जाएं। तनाव खींच झुंझलाहट की परत चिकने महीन फेस पाउडर की तरह चिपकी होती है उनके चेहरे पर। ऑटो से उतरते कंधे से लटकते थैली नुमा बड़े पर्स में ठुसी सब्जियों के ढेर में कॉम्पैक्ट लिपस्टिक कंघे की लापता मौजूदगी भी कामयाब रहती है तनाव से खींचे चेहरे बेबसी से भिजे होठों की लकीरों को मिटाने में। थैली नुमा बड़े पर्स में ठुसी सब्जियों की ढेर में कॉम्पैक्ट लिपस्टिक कंघे की लापता मौजूदगी भी नाकामयाब रहती है तनाव से खींचे चेहरे बेबसी से भिजे होठों की लकीरों को मिटाने में। पर्स में ढनमनाते लंच के डब्बे सा खाली मन, पर्स में ढनमनाते लंच के डब्बे सा खाली मन और मनोभारी कदमों से इन स्त्रियों के लिफ्ट में घुसते ही बिन बोले बांट लेता है इनके तनाव को बेजान लिफ्ट। बिन बोले बांट लेता है इनके तनाव को बेजान लिफ्ट। लिफ्ट में सवार पुरुष क्यों नहीं बांट पाते उनकी खीस। लिफ्ट में सवार पुरुष क्यों नहीं बांट पाते उनकी खीस। और तो और नहीं देख पाता है घर पर टीवी के सामने बैठा पुरुष जिसकी नज़रें रह रह कर घड़ी की सुइयों पर जा अटकती हैं। क्यों नहीं देख पाते ये पुरुष कि स्त्रियां कहीं भी जाएं, बस ऑटो लिफ्ट दफ्तर ऐसी ही निगाहों को झेलती रहती हैं लगातार। ऐसी ही निगाहों को झेलती रहती हैं लगातार। काइयाँ पन से कनखियों से उन्हें टटोलते ये पुरुष कहाँ होते हैं उस वक्त जब स्त्रियां लहूलुहान हो रही होती हैं। जब स्त्रियां लहूलुहान हो रही होती हैं अपनी देह पर पड़े अदृश्य खरोचों से। उस वक्त काइयापन से कनखियों से उन्हें टटोलते ये पुरुष कहाँ होते हैं उस वक्त जब स्त्रियां लहूलुहान हो रही होती हैं अपनी देह पर पड़े अदृश्य खरोचों से। धन्यवाद।
अखबारें पटी रहती हैं बड़े ही खौफनाक खबरों से। महीनों की बच्ची, कुछ महीनों की बच्ची, कुछ वर्षों की बच्ची, युवतियाँ, अधेड़ स्त्रियाँ, सब यौन शोषण की शिकार होती रह रही हैं और ये घटनाएं मन को दहलाती हैं। और ख़ास करके आप कल्पना कीजिए कि माँ के दिल को ये किस तरह से डराती होगी। जब जब उसकी दृष्टि अपने बच्ची पर जाती होगी वो कांप उठती होगी किसी अनजाने डर से। उस डर को ही मैंने इस कविता में अभिव्यक्त किया है। नसीहतों की पोटली और माँ के कंधे, नसीहतों की पोटली और माँ के कंधे। माँओं के कंधे दुखते तो होंगे ना, माँओं के कंधे दुखते तो होंगे ना। बरसों से माँ ने अपने कांधे पर नसीहतों की दो पोटली, बरसों से माँ ने अपने कांधे पर नसीहतों की दो पोटली टांग रखी है। बरसों से माँ ने अपने कांधे पर नसीहतों की दो पोटली टांग रखी है। उन नसीहतों की एक पोटली जो उसकी माँ हर दिन न जाने कितनी कितनी बार थमाती रही उसे, और दूसरी पोटली उन नसीहतों की जो समेटे रखी उसने अपनी बेटियों के लिए। दूसरी पोटली उन नसीहतों की जो समेटे रखी उसने अपनी बेटियों के लिए, और हल पर और हर पल उन्हें थमाती थकती नहीं। अखबार की सुर्खियों पर अटकी उसकी आँख धुआंती जाती है। अखबार की सुर्खियों पर अटकी उसकी आँख धुआंती जाती है। तब बेचैनी से छटपटाती लरसती आवाज़ में, बेचैनी से छटपटाती लरसती आवाज़ में थमा देती है वह बेटी को पहली नसीहत, थमा देती है बेटी को वह पहली नसीहत। किसी अनजाने अनदेखे की, किसी अनजाने अनदेखे को कतई छूने नहीं देना अपनी देह, किसी अनजाने अनदेखे को कतई छूने नहीं देना अपनी देह। माँ की थरथराती आवाज़ गूंगी हो जाती है, माँ की थरथराती आवाज़ गूंगी हो जाती है। शब्द धुल जाते हैं आँखों से गिरते बारिश की बूंदों सी अश्कों में। कानों में धम धम हथौड़ी की धमक गूंजने लगती है जब बेटी बड़े एहतियात से अपनी मुट्ठी में समेटे माँ की आँखों के समंदर में झांकती पूछती है, माँ, मामा तो अनजाने नहीं। बेटी बड़े एहतियात से अपनी मुट्ठी में नसीहत को समेटे माँ की आँखों के समंदर में झांकती पूछती है, माँ, मामा तो अनजाने नहीं। फिर क्यों डर लगता है मुझे उनसे? उससे भी ज़्यादा डर लगता है मुझे छोटे चाचा से। गोद में उठाते ही, गोद में मुझे उठाते ही उनके हाथ, गोद में मुझे उठाते ही उनके हाथ मुझे कहाँ कहाँ छूते दबाते हैं। चाचा मामा अपने हैं, जाने पहचाने हैं, कैसे मना करूं उन्हें। माँ की आँखों में धुएं का समंदर उफान मारने लगता है, माँ की आँखों में धुएं का समंदर उफान मारने लगता है। सवालों से भरी बेटी की नज़रें बेजार कर देती हैं उसे, सवालों से भरी बेटी की नज़रें बेजार कर देती हैं उसे, और बेचारगी से भर खंगालने लगती है माँ नसीहतों की पोटली। सवालों से भरी बेटी की नज़र बेजार कर देती है उसे, और बेचारगी से भर खंगालने लगती है माँ नसीहतों की पोटली। और एक कविता, इम्तियाज़ जी आप बताएंगे कितना समय है मेरे पास? एक दो कविताएं अभी पढ़ सकती हूँ। सरफराज अहमद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कविता आपको अच्छी लगी और मेरी अभिव्यक्ति आपने पसंद की। एक दुख का नन्हा बीज, ये स्त्रियों की नहीं हम सब की कहानी है।
दुख और सुख किस तरह से हमारे भीतर जन्मते हैं, पनपते हैं, इस पर ही ये मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। दुख का नन्हा बीज। दुख हमारी छाती के भीतर छुपा एक नन्हा सा बीज है। दुख हमारी छाती के भीतर छुपा एक नन्हा सा बीज है, जिसे हम सींचते हैं अपने ही रक्त से, जिसे हम सींचते हैं अपने ही रक्त से। हमारे भीतर चल रही द्वंद्व की आंधी, हमारे भीतर चल रही द्वंद्व की आंधी, संघर्ष की झंझा कुछ नहीं बिगाड़ पाती इसका। बगटूट यह पनपता चला जाता है। हमारे भीतर चल रही द्वंद्व की आंधी, संघर्ष की झंझा कुछ नहीं बिगाड़ पाती इसका। बगटूट यह पनपता चला जाता है, बढ़ता जाता है। इसकी जड़ें हमारी छाती के भीतर बरगद की जड़ों की तरह उतरती जाती हैं गहरे भीतर। इसकी जड़ें हमारी छाती के भीतर बरगदों की जड़ों की तरह, बरगद की जड़ों की तरह उतरती जाती है गहरे भीतर। हमारी छाती को चीरते हुए पीड़ा असह्य हो भले, पीड़ा असह्य हो भले, सहना नियति हमारी। कैसी विडंबना, अपना ही जना दुख क्यों हो जाता है इतना आत्मघाती। कैसी विडंबना, अपना ही जना दुख क्यों हो जाता है इतना आत्मघाती। सुख ओस की बूंद की तरह, सुख ओस की बूंद की तरह कोमल स्निग्ध छुअन से अभिभूत कर देता है सिर से पांव तक। सुख ओस की बूंद की तरह कोमल स्निग्ध छुअन से अभिभूत कर देता है सिर से पांव तक। सिक्त हो जाता है मन इसकी आर्द्रता में, लेकिन अनुभूति सिक्तता क्षण भंगुर नश्वर स्वतः उड़ जाती है उंगली पर बैठी तितली की तरह। लेकिन अनुभूति सिक्तता क्षण भंगुर नश्वर स्वतः उड़ जाती है उंगली पर बैठी तितली की तरह। सुख पनपता नहीं, सुख पनपता नहीं, जगता है मन के भीतर। सुख पनपता नहीं, जगता है मन के भीतर और मन में ही दबा रह जाता है किताब के पन्नों के बीच दबे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। सुख पनपता नहीं, जगता है मन के भीतर और मन में ही दबा रह जाता है किताब के पन्नों के बीच गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। और एक बहुत छोटी सी कविता। स्त्री हूँ तो स्त्री के मन में प्रेम का भाव न वो उम्र देखती है और न जगह। प्रेम से स्त्री का बहुत गहरा संबंध है। और एक छोटी सी कविता जिसे आप प्रेम कविता कहे हैं या सहज भाव, वो दोनों पर ही लागू होती है, मैं उसे सुनाना चाहूँगी। बस कुछ पंक्तियाँ हैं, उसके बाद मेरी आखिरी कविता होगी। प्रेम में विदेह होना। तुमने कहा प्रेम अनंग है, तुमने कहा प्रेम अनंग है, मैं विदेह हो गई। तुमने कहा प्रेम अनंग है, मैं विदेह हो गई। तुमने कहा बिना देह प्रेम कैसा, तुमने कहा बिना देह प्रेम कैसा। मैंने मान लिया, मैंने मान लिया और अपनी देह को सिर से पैर तक प्रेम से भर लिया। तुमने फिर नई परिभाषा दी प्रेम की, तुमने फिर नई परिभाषा दी प्रेम की। स्त्री प्रेम का पर्याय है। तुमने फिर नई परिभाषा दी प्रेम की। स्त्री प्रेम का पर्याय है। मैंने टटोला खुद को, मैंने टटोला खुद को और हैरान रह गई। मैंने टटोला खुद को और हैरान रह गई। प्रेम कहाँ है मुझ में। मैंने टटोला खुद को और हैरान रह गई। प्रेम कहाँ है मुझ में। प्रेम और मैं एक हो सकें, प्रेम और मैं एक हो सकें, उसके लिए तुम्हें
अपना तुम छोड़, तुम्हें अपना तुम छोड़, मेरे मैं को स्वीकारना होगा। प्रेम और मैं एक हो सके उसके लिए तुम्हें अपना तुम छोड़, मेरे मैं को स्वीकारना होगा। बहुत छोटी सी कविता थी। एक मैं ये कविता सुनाना चाहती थी। आरा में रहकर और कोइलवर पुल और सोन नदी पर, सोन नदी का जिक्र नहीं हो तो कविता कुछ अधूरी रह जाती है। मेरे काव्य संग्रह से ये कविता है, आज नदी जिंदा है। ये अंतिम कविता होगी मेरी समझ से। आज नदी जिंदा है। सोन नदी कोइलवर पुल से गुजरते हुए इस कविता की रचना हुई थी। आज आप सबों से बांटना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है आज नदी जिंदा है। इस नदी को देखा था गत साल गर्मियों में, इस नदी को देखा था गत साल गर्मियों में, निर्वसना निर्लज्ज अलस भाव से पसरी, निर्वसना निर्लज्ज अलस भाव से पसरी, कोई हरकत नहीं, कोई उच्छ्वास नहीं, इस पार से उस पार तक बस रेत ही रेत, कोई हरकत नहीं, कोई उच्छ्वास नहीं, इस पार से उस पार तक बस रेत ही रेत। कहीं कहीं रेगिस्तान की मिराज सा, कहीं कहीं रेगिस्तान की मिराज सा पानी का एहसास, और वह भी आँखों को ठंडक देने में नाकामयाब, वह भी आँखों को ठंडक देने में एकदम नाकामयाब, क्योंकि उस ठहरे पानी में सुनहरी मछलियों के उछलने की जुम्बिश नहीं थी, क्योंकि उस ठहरे पानी में सुनहरी मछलियों के उछलने की जुम्बिश नहीं थी। आज कोइलवर पुल से गुजरते आँखों के इस पार से उस पार तक ठंडक सी पसर गई। नदी के जल को छूती हवा पसीने से भीगे तन को फुरफुरी से भर गई। नदी जल पर तिरती नावें छोटी बड़ी न जाने कितनी, नदी जल पर तिरती नावें छोटी बड़ी न जाने कितनी, पुल के ऊपर से गुजरता गाड़ियों का काफिला, छोटी बड़ी गाड़ियां न जाने कितनी, पुल के इस पार भी पुल के उस पार भी, धीमी तिरती नावें नदी को मानो गुदगुदा रही हों। बल्लाहों के हाथ में पतवारें एक लय में एक ताल में आरोह अवरोह सी उठती, नदी भी जैसे गुनगुना रही हो। मल्लाहों के हाथ में पतवारें एक लय में एक ताल में आरोह अवरोह सी उठती गिरती, नदी भी जैसे गुनगुना रही हो। सुनहरी मछलियों को आज तनिक भी भय नहीं, सूखी रेत की ढेर में दब जाने का, सुनहरी मछलियों को आज तनिक भी भय नहीं, सूखी रेत की ढेर में दब जाने का। वे नावों को आते देख गोते लगाकर भागती नहीं, वे नावों को आते देख गोते लगाकर भागती नहीं, छिपती नहीं नदी के अथाह जल में। आज तो नदी तृप्त है, अघाई है, जल से सराबोर है, नावों से घिरी है, छोटी बड़ी न जाने कितनी। आज तो नदी तृप्त है, अघाई है, जल से सराबोर है, नावों से घिरी है, छोटी बड़ी न जाने कितनी। मछली उछाह से कूदती फांती, पानी के ऊपर अभी पानी के नीचे कभी, चमक चमक कर चकमा दे रही, चमक चमक कर चकमा दे रही, नदी के भीतर नदी के ऊपर, छोटी बड़ी न जाने कितनी। आज न जाने कितने बरस कितने दिनों के बाद नदी को देखा, भला सूखी नदी भी निहारी जा सकती है, भला सूखी नदी भी निहारी जा सकती है। आज तो छाती पर इसके तैरती नावें हैं, आती जाती लहरें हैं, नावें हैं तैरती, छोटी बड़ी न जाने कितनी। आज नदी जिंदा है, आज नदी जिंदा है। शुक्रिया दोस्तों, अपना समय आप लोगों ने दिया, मुझे सुना। गजाला तबस्सुम जी की टिप्पणी है कि सोन नदी को कविता में कैद कर लिया। नदी भई कहाँ,
शब्दों में या कहीं बांधी जा सकती है क्या गज़ाला? मैंने बस कोशिश की। सोन नदी, जिन्होंने नदी को नहीं देखा है, उनकी आंखों में से उतारने का। इम्तियाज़ जी, अब आप हुक्म दीजिए, अपनी तरफ से बताइए। मुझे लगता है समय ख़त्म हुआ मेरा। हेलो, मुकुट देवरे जी, आनंद गुप्ता जी भी साथ में जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी। मुकुंद जी, आपका भी धन्यवाद। अविनाश, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद जी, शुक्रिया आपका। गज़ाला, आपको मैंने कई बार सुना है, आपकी बराबरी मैं नहीं कर सकती। हाँ, कर दीजिए। शायद हमें लगता है समय ख़त्म हुआ। इम्तियाज़ नहीं आ रहे हैं अभी। हेलो, हाँ इम्तियाज़ जी, मुझे जी प्रणाम। मेरा लगता है ओह अच्छा, एक कविता और, छोटी सी कविता सुना दीजिए। सुना दो। हाँ, सुना देते हैं। हाँ, देखिए तो एक बहुत छोटी सी कविता, मेरे काव्य संग्रह का नाम ही है ऊनी शॉल, और उसी कविता को आपके सामने रखती हूँ। हाँ, 78। बहुत छोटी सी कविता है, और माफ़ करेंगे, ये भी ऊनी शॉल एक छोटी सी प्रेम कविता ही है। मैंने पहले ही कहा था कि स्वानुभूति, मेरी स्वानुभूति जो है वही कविता में उतरी है, मेरी कविताओं में, लगभग सारी कविताओं में ही। कविता का शीर्षक ही है ऊनी शॉल। तुम्हारी ऊनी शॉल मेरे बैग में, तुम्हारी ऊनी शॉल मेरे बैग में, रखा तो था मैंने अपना ही इस बैग में, रखा तो था मैंने अपना ही इस बैग में। देर बीती रात मैंने जब उसे निकाला, हौले से सहलाया, एक छोटी सी मुस्कान मेरे होठों पर आ ही गई। देर बीती रात जब मैंने उसे निकाला, हौले से सहलाया, एक छोटी सी मुस्कान मेरे होठों पर आ ही गई। शॉल को लपेटा जो अपने इर्द गिर्द लगा, तुम्हारी सबल बाहों ने समेट लिया है मुझे। सर्दियों की अंगीठी सी धीमी आँच सी संप्रेषित होती तुम्हारी उष्मा, सर्दियों की अंगीठी की धीमी आँच सी संप्रेषित होती तुम्हारी उष्मा। तुम्हारे न होने का एहसास तक भाप सी उड़ा गई, तुम्हारे न होने का एहसास तक भाप सी उड़ा गई। तुम हो यहीं मेरे करीब, तुम हो यहीं मेरे करीब, यह ख्याल एक मीठी सी थिरकन सी सहरा गई मेरे मन को। तुम हो यहीं मेरे करीब, यह ख्याल एक मीठी सी थिरकन सी सहरा गई मेरे मन को। मैं उसी पुलक से भरी सेहरी तुम्हारी बाहों से घिरी, अपनी पलकों पर नींद के उतरने को महसूसती रही। मैं उसी पुलक से भरी सेहरी तुम्हारी बाहों से घिरी, अपनी पलकों पर नींद के उतरने को महसूसती रही। कितना भला लग रहा है
तुम्हारे होने के भाव से भर। कितना भला लग रहा है तुम्हारे होने के भाव से भर। कस लेना उस शॉल को अपनी देह पर। तुम हो, यही हो, अभी हो, सदा हो। तुम हो, यही हो, अभी हो, सदा हो, मेरे पास, मेरे साथ। ये आखिरी कविता थी और मुझे लगता है इम्तियाज़ जी कि समय हमारा अब ख़त्म हो चुका है। इम्तियाज़ जी, आपने मुझे मौका दिया, मैंने रौनक बख्शी है या नहीं वो मुझे नहीं मालूम। मैंने बस अपनी कविताओं को आपके सामने पेश किया और मुझे खुशी है कि आप सबने इसने सराहा और सुनकर मुझे अपनी तारीफ़ों से मेरा हिम्मत भी बढ़ाया, हौसला भी बढ़ाया और मुझे खुशी भी दी। मुस्तफ़ीज़ आलम जी, जी, ये अनुभव ही है जो कविताओं में उतरी है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को कि आप सब शामिल हुए और मुझे सुना। चलिए अविनाश, आपको ऊनी शॉल बहुत अच्छी लगी, बेहतरीन कविता लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश कर दें?